नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली डेव न्यूज के दूसरे एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। वीकली डेव न्यूज हमारी न्यू डेवलपर न्यूज सीरीज है, जहां पर कि मैं डेवलपर रिलेटेड जो हफ्ते भर में न्यूज आए होते हैं उन सबका एक संकलन या संग्रहण या कलेक्शन जो है आपके सामने पेश करता हूं। तो यदि आपको मेरे ये न्यूज़ आर्टिकल्स पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए इस हफ्ते की न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते की सबसे पहली खबर जो कि इस हफ्ते का जो हॉट न्यूज़ है वो है WWDC। एप्पल का इवेंट है, वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस यानी कि WWDC, जो कि अभी जून में होता है, हर साल जून में होता है और इस साल मंडे को हुआ है, अभी पिछले ही मंडे को हुआ है। एग्जैक्ट डेट को देख के बताता हूँ। आपको आई थिंक 6 जून या 8 जून को हुआ है और इसमें एप्पल ने बहुत सारे जो हैं अनाउंसमेंट्स किए हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले न्यूज़ में आपको बताया भी था कि जो पिछला न्यूज़ था वो माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड रिलेटेड था, ये वाला न्यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो WWDC के न्यूज़ से रिलेटेड होगा। यूजुअली तो WWDC जो है या वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर रिलेटेड अनाउंसमेंट्स के लिए एप्पल करता है, लेकिन इस बार इन्होंने कई बार की तरह अक्सर एक साल छोड़कर के एक साल पिछले से पिछले साल भी उन्होंने WWDC में कुछ हार्डवेयर अनाउंस किया था। उसी तरीके से इस साल भी इन्होंने M2 चिप वाले जो आपके हार्डवेयर हैं, M2 चिप वाला मैकबुक एयर और M2 चिप वाला जो है मैकबुक प्रो, ये दोनों लॉन्च किया है एप्पल ने, जिसमें कि आपका जो M1 चिप है उसका नेक्स्ट वर्जन M2 चिप वो लॉन्च किया है इन्होंने। M1 चिप के जो है काफी सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं, जैसे कि M1 जो है वो बेस वर्जन है जो कि आपका आईपैड एयर में, आईपैड प्रो में, आपके पुराने वाले मैकबुक एयर में और आपके पुराने वाले मैकबुक प्रो में जो था सबसे पहला जो M1 जो फर्स्ट जनरेशन का M1 था, तो उसमें जो सबसे पहला चिप जो लॉन्च हुआ था वो था M1 चिप। उसके बाद आपका M1 प्रो और M1 मैक्स लॉन्च हुआ और उसके बाद आपका M1 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था। तो M2 जो चिप है वो M1 का रिप्लेसमेंट है, M1 प्रो, M1 मैक्स या M1 अल्ट्रा का नहीं है। M2 जो है वो सिर्फ M1 जो बेस मॉडल का जो आपका प्रोसेसर है उसका रिप्लेसमेंट है, इसीलिए उन्होंने M2 प्रोसेसर में सिर्फ आपका जो है आईपैड एयर और मैकबुक एयर और आपका जो है मैकबुक प्रो जो है जो बेस 13 इंच का मैकबुक प्रो है वही सिर्फ लॉन्च किया है। होपफुली फ्यूचर में इस M2 प्रोसेसर में आपको आईपैड देखने को मिल जाएंगे और आपको जो है जितने भी आईपैड के डिफरेंट वर्जन्स हैं उनमें इन M2 प्रोसेसर को धीरे धीरे मूव किया जाएगा। ये तो थी आपकी WWDC की हार्डवेयर न्यूज। अब सॉफ्टवेयर न्यूज की बात करें तो सॉफ्टवेयर में WWDC में काफी सारे जो हैं अनाउंसमेंट्स किए गए। ऑफ कोर्स हमेशा की तरह जो अनाउंसमेंट हुआ है वो मेजरली यही हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन अपग्रेड आया है। अगर हम iOS की बात करें तो आपका iOS 16 आ गया है। अगर हम macOS की बात करें तो macOS 13 जिसका कि नाम वेंचुरा रखा है उन्होंने, वो आ गया है। अगर हम iPad की बात करें तो iPad OS का भी नेक्स्ट वर्जन आया है और WatchOS OS का भी नेक्स्ट वर्जन आया है। अब आप कहोगे कि इन सब न्यूज का, एप्पल के इस न्यूज का डेवलपर से क्या लेने देना है, स्पेसिफिकली .NET डेवलपर से क्या लेने देना है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई पिछले हफ्ते ही मैंने आपको बताया कि मावी रिलीज हो चुका है। मावी जो है वो .NET 6 बेस्ड है और प्लस क्रॉस प्लेटफॉर्म है और .NET 6 में आपका ARM प्रोसेसर का भी सपोर्ट है। सो आप इनके बीटा वर्जन जो है, इन iOS वर्जन डिफरेंट जो iOS है, चाहे iOS 16 हो गया, चाहे आपका macOS वेंचुरा हो गया, चाहे आपका iPad OS हो गया, इन सब के आप बीटा वर्जन को डाउनलोड करके और आप मावी के एप्लीकेशन जो है वो बना करके उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक आपके लिए या .NET डेवलपर के लिए मेन ये चीज देखने वाली है कि मावी टेस्टिंग के लिए आपके पास ये नया OS आ चुका है, क्योंकि सितंबर में ये सारे OS जो हैं आपके डिवाइसेस में लॉन्च होंगे। जब आपका iPhone 14 लॉन्च होगा उसके साथ ही ये सितंबर में सबसे पहले iOS 16 जो है वो लॉन्च होगा, उसके बाद macOS वेंचुरा जो है वो लॉन्च होगा। मोस्ट प्रोबेबली macOS वेंचुरा जो है वो अक्टूबर नवंबर तक लॉन्च होगा। सो इस तरीके से आपका और जो वॉच OS है
वो आपका iOS के साथ ही लॉन्च होगा, क्योंकि नया वॉच भी आईफोन के साथ ही लॉन्च होता है, तो उन दोनों के साथ वो आएगा। तो अभी आपके पास एज ए डेवलपर आपके पास बीटा वर्जन रिलीज है, आप बीटा डाउनलोड कीजिए और बीटा डाउनलोड करके आप मावी एप्लीकेशंस बना करके इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। तो WWDC की इतनी ही खबर थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ज्यादातर चैनल जो है वो .NET डेवलपर्स के ऊपर फोकस्ड है और .NEट डेवलपर से रिलेटेड जो चीज थी WWDC की वो मैंने आपको बता दी। अगली न्यूज वैसे तो मोबाइल मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो एप्पल पे पड़ने वाला है, इसलिए मैं WWDC के बाद ये न्यूज लेकर के आया हूं। और न्यूज ये है कि EU यानी कि यूरोपियन यूनियन ने एक लेजिस्लेटिव पास किया है कि ऑटम 2024 यानी कि सितंबर 2024 तक जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सबको अपने चार्जिंग पोर्ट जो है वो USB-C में कन्वर्ट करने होंगे। यूजुअली जो मोबाइल्स हैं वो तीन तरह के चार्जिंग में आते हैं। आईफोन जो है वो लाइटनिंग चार्जिंग सपोर्ट करता है, उसके लिए लाइटनिंग केबल चाहिए होती है। जो आपके एंड्रॉइड है उसमें माइक्रो USB या USB-C टाइप C की जो चार्जिंग केबल होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। सो EU ने ये कहा है कि भैया ये सारे हटाओ और कॉमन USB टाइप C जो है USB-C केबल जिसे हम बोलते हैं उसी को यूज करो हर मोबाइल के लिए। सो जितने भी पोर्टेबल डिवाइसेस होंगे, मोस्टली मोबाइल्स जो हैं उनके चार्जिंग जो होगी उसमें USB-C से ही चार्जिंग अवेलेबल होनी चाहिए। एंड ये चीज सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को इंप्लीमेंट करनी है बाय ऑटम 2024। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एप्पल ने इस चीज को जो है वो रिफ्यूट किया है, इसके अगेंस्ट बोला है कि भैया ये इनोवेशन को रोकता है। आई डोंट नो कितना रोकता है, ये प्रॉब्ली आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या वाकई में ये इनोवेशन को रोकता है कि नहीं। अदरवाइज एप्पल तो खुद से ही USB-C चार्जिंग दे ही रहा है। मेरे नए वाले मैकबुक में भी USB-C चार्जिंग अवेलेबल है, और आपके iPad Pro जो है या iPad जो है रेगुलर नए वाले जितने भी iPad हैं उन सब में USB-C चार्जिंग है। सिर्फ लाइटनिंग जो है आई थिंक वो आईफोन में ही है, और जो बेस मॉडल का जो iPad है शायद उसमें है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई थिंक उसको भी USB-C कर दिया गया है। सो सिर्फ आईफोन जो है वही वही जो है वो लाइटनिंग से चार्ज होने वाला है। सो आई डोंट थिंक कि इसका इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट ऑफ कोर्स एप्पल के ऊपर ही पड़ेगा, बिकॉज एप्पल के ज्यादातर फोन आईफोन सारे जो है अभी लाइटनिंग यूज करते हैं। तो चलिए अब एप्पल की दुनिया से वापस अपने विंडोज की दुनिया में आते हैं, और विंडोज की दुनिया की खबर जो है वो एक बुरी खबर है, लेकिन एक काइंड ऑफ अवेयरनेस वाली खबर है। IT Pro टुडे एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर है या मैगजीन है, उनकी एक न्यूज है, उसके अनुसार फेक विंडोज अपडेट ट्रिक को यूज करके काफी सारे जो आपके हैकर्स हैं वो आपके विंडोज मशीन में रैंसमवेयर डाल रहे हैं। सो रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि आपके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल जो है वो हैकर के पास चला जाता है, और वो दूर से रिमोटली ही अगर वो चाहे तो आपके कंप्यूटर को लॉक कर सकता है। नॉट ओनली रिमोटली, ये भी हो सकता है कि वो ऑटोमेटिकली जैसे टाइम बम होता है वैसे ही अगर आपके मशीन में रैंसमवेयर इंस्टॉल हो गया तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो पूरा कंप्यूटर को लॉक कर देता है, और उसके बाद लॉक करने के बाद वो आपके पास जो वहां पर रैंसम स्क्रीन आ जाती है, ब्लू स्क्रीन आ जाएगी या जो भी स्क्रीन होती है डिफरेंट, एक मतलब लॉक स्क्रीन आ जाएगी, और वहां पर लिखा होगा कि हाँ भाई आपको अगर अपने कंप्यूटर को या अपने डेटा को अनलॉक करवाना है तो आपको इतने पैसे या क्रिप्टो करेंसी या जो कुछ भी है एक तरह से आपको हैकर को देना होगा, तभी वो आपको एक की देगा और उसके बाद आप अनलॉक कर पाओगे। सो रैंसमवेयर जो है एक तरह से आपका हैकिंग मैकेनिज्म या एक तरह से कहें कि आपका वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से लॉक कर देता है। सो ये नया तरीका हैकर्स ने निकाला है कि वो आपको फेक विंडोज अपडेट का ईमेल भेजेंगे, और अगर आप उस विंडोज अपडेट के ईमेल को यूज करके उसके दिए हुए लिंक को यूज करके आप अगर अपना विंडोज अपडेट चला देते हैं, अगर वो सेटअप चला देते हैं, तो आपका जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो लैपटॉप है उसमें आपका जो है आपका रैंसमवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, और यू नेवर नो आपका सिस्टम लॉक भी हो सकता है। तो इस आर्टिकल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें क्लियरली बताया गया है कि आप इस तरह के किसी भी ईमेल को ओपन ना करें, कभी भी अपने विंडोज को जो है ईमेल से अपडेट ना करें। हमेशा विंडोज अपडेट जो है उसके लिए विंडोज के सेटिंग्स में ही अपडेट मैनेजर एप्लीकेशन होता है, उसको यूज करें। इस आर्टिकल में उस अपडेट मैनेजर के जो है आपके स्क्रीनशॉट्स भी दिए हुए हैं कि विंडोज 10 में वो अपडेट मैनेजर कैसा दिखता है, विंडोज 11 में वो अपडेट मैनेजर कैसा दिखता है। इनफैक्ट मैं भी
आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये कैसा अपडेट मैनेजर कैसा दिखता है विंडोज का। सो आप इस एक्चुअली विंडोज के जो टूल्स है या सेटिंग्स है उसके अपडेट मैनेजर को यूज करके अपने विंडोज को अपडेट करें, किसी भी ईमेल के थ्रू अपने विंडोज को अपडेट ना करें। अगली खबर भी विंडोज रिलेटेड है, वो ये है कि विंडोज ऐप एसडीके 1.1 जो है वो रिलीज हो चुका है। ऑफ कोर्स बिल्ड के आसपास ही रिलीज हुआ था, ये 3 जून को इन्होंने ये ऐप एसडीके रिलीज किया था बिल्ड खत्म होने के बाद। सो पिछले हफ्ते की न्यूज में मैं इसको इंक्लूड नहीं कर पाया, इस हफ्ते की न्यूज में इंक्लूड कर रहा हूं। विंडोज ऐप एसडीके क्या है? विंडोज ऐप एसडीके बेसिकली एक एसडीके यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एसडीके का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। यूजुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स जो होते हैं वो एक तरह से फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनको यूज करके आप डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सो ये विंडोज ऐप एसडीके जो है वो आपको लेटेस्ट जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज 10 हो चाहे वो आपका विंडोज 11 हो, उसके ऊपर अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका विंडोज ऐप एसडीके है। ऑफ कोर्स आप मावी यूज करके भी बना सकते हैं। इनफैक्ट मावी इंटरनली जो है वो विंडोज ऐप एसडीके के ही टूल्स को, जिसमें कि एक जो कंपोनेंट है वो है विन यूआई, सो विन यूआई को ही यूज करता है मावी इंटरनली। लेकिन आप अगर सेपरेटली भी, जैसे आप पहले हम विनफॉर्म्स यूज करते थे या आपका WPF यूज करते थे, तो WPF के रिप्लेसमेंट में आपका ये विन यूआई 3 आया है। सो विन यूआई 3 यूज करके आप जो है वो विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके अलावा भी और सारे जो फीचर्स और टूल्स जो हैं वो आपका विंडोज ऐप एसडीके 1.1 वर्जन जो है उसमें रिलीज हुआ है। यदि आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इस अनाउंसमेंट आर्टिकल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ करके और ज्यादा डिटेल्स में इसके बारे में जान सकते हैं। अगली न्यूज ये है कि विजुअल स्टूडियो में एक नया फीचर ऐड किया गया है। विजुअल स्टूडियो 2022 में एक नया फीचर ऐड किया गया है। ऑफ कोर्स ये स्टेबल वर्जन में अवेलेबल है और लेटेस्ट अपडेट के साथ ये आपको मिल जाएगा। वो फीचर है आपका प्रोफाइलर फीचर। सो एक नया फाइल आईओ एंड प्रोफाइलर फीचर जो है वो विजुअल स्टूडियो में ऐड किया गया है। इससे आप अपने एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस, सीपीयू यूजेस वगैरह ये सारी चीजें जो हैं वो आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर चला करके। चाहे आप वेब एप्लीकेशन चला रहे हैं, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन चला रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये कितने परफॉर्मेंट हैं और कितने क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो आप विजुअल स्टूडियो 2022 के प्रोफाइलर के साथ आप देख सकते हैं। और इसके साथ एक चीज और, एक आर्टिकल और मैं आपको लिंक दे दूंगा इसके अनाउंसमेंट आर्टिकल के साथ, वो ये है कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इन .NET मावी। सो जो लोग ये कंप्लेन करते थे, बहुत सारे लोग आकर के एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट डाल देते हैं कि जो Xamarin Forms है वो बहुत स्लो है, मावी जो है वो बहुत स्लो है, एप्लीकेशन बनाए हुए बहुत ज्यादा स्लो है, ब्लेजर बहुत ज्यादा स्लो है, फलाना ढिमकाना, इस तरह के बहुत सारे मेरे लाइव स्ट्रीम में या मेरे कई सारे जो वीडियोस हैं उनके नीचे लोग आकर के कमेंट डाल देते हैं कि भैया ये स्लो है वो स्लो है। सो उनके लिए ये जवाब है, उनके लिए ये पूरा जो आर्टिकल है ये है जिसमें कि इन्होंने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स बताए हुए हैं कि एक मावी एप्लीकेशन जो है आपका, चाहे आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो चाहे आपका iOS एप्लीकेशन हो, वो कितना टाइम लेता है, स्टार्टअप टाइम कितना लेता है, एप्लीकेशन चलता कितनी देर में है। सो स्टार्टअप टाइम अगर ये बता रहे हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है 182 मिली सेकेंड के अंदर वो स्टार्ट हो जाता है, 182 मिली सेकेंड। सो आप सोचो मिली सेकेंड्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है। आपका जो iOS है वो भी आपका इसी तरीके से समथिंग 400 मिली सेकेंड में स्टार्ट हो जाता है। आपका .NET मावी का जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो 500 मिली सेकेंड में स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरीके से आपके जो एप्लीकेशन है वो कितनी जल्दी स्टार्ट होते हैं, परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स क्या क्या है, इसके ऊपर ये आर्टिकल है। सो आप ये देख सकते हैं कि आप मावी अगर आप यूज करते हैं तो आप जो क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे वो कितना ज्यादा परफॉर्मेंट होगा। अगली न्यूज गिटहब की है। गिटहब ने एक नया फीचर कहें या प्लेटफॉर्म कहें, मतलब गिटहब ने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है। दे आर कॉलिंग इट एज गिटहब स्किल्स। सो गिटहब स्किल्स क्या है? गिटहब स्किल्स बेसिकली काइंड ऑफ एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप जो है गिटहब की चीजों के बारे में सीख सकते हैं। जनरली गिटहब के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या CI/CD कैसे इंप्लीमेंट करते हैं गिटहब में उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली ये गिटहब का
अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि गिटहब, जिसमें कि आपका गिटहब एक्शंस जो है उससे ये बैक्ड है। सो इसमें ये बताया गया है कि आप कैसे गिटहब एक्शंस यूज कर सकते हैं। सो आप गिटहब स्किल्स को यूज करके आप अपना गिटहब के यूजेस के बारे में आप सीख सकते हैं। वैसे जो जनरल गिट या गिटहब को कैसे यूज करना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड सीरीज वाला वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। उसमें सिंपल स्टेप्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप गिटहब यूज करके किस तरह से कोड कमिट करते हैं, किस तरह से चेकआउट करते हैं, पुल रिक्वेस्ट कैसे रेज करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो मैंने बता रखी हैं। ऑफ कोर्स गिटहब एक्शंस के ऊपर जब मैं खुद सीख लूंगा, अभी मुझे भी गिटहब एक्शंस यूज करना नहीं आता है, सो प्रॉब्ली मैं गिटहब एक्शंस यूज करूंगा, बिकॉज गिटहब एक्शंस जो है दैट इज द फ्यूचर ऑफ CI/CD। सो गिटहब एक्शंस के ऊपर भी कभी डिटेल्स वीडियो बनाएंगे 2-4 महीने में, जब भी समय मिलेगा तब। लेकिन आप इन द मीन टाइम आप गिटहब स्किल्स यूज करके आप गिटहब एक्शंस के बारे में आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं, CI/CD इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने जो एनवायरमेंट्स है वहां पर यूजिंग गिटहब एक्शंस। तो ये थे इस हफ्ते के वीकली डेव न्यूज। उम्मीद है आपको ये न्यूज पसंद आए होंगे। यदि आपको ये न्यूज पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।